नमस्कार, स्वागत है आपका नो योर कंपनी में। और आज बातचीत होगी 5paisa.com के एक ब्रोकरेज फर्म है, इसके नतीजे आए हैं। आगे के आउटलुक पे बातचीत करेंगे कंपनी के सीईओ प्रकर्ष गगडानी से। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। खराब ग्लोबल संकेत ने बनाया बाजार पर दबाव। 200 अंक से ज्यादा टूटा सेंसेक्स। इन्फोसिस, कोटक महिंद्रा बैंक और एसबीआई ने बनाया सबसे ज्यादा दबाव। अच्छे नतीजों के बाद टाटा केमिकल्स 9% तो कैनफिन होम्स में करीब 6% की तेजी। लेकिन कमजोर रिजल्ट्स के बाद आरपीजी लाइफ 9 से ज्यादा % टूटा। शाओमी के बाद ईडी के एक्शन ने डिक्सन टेक्नोलॉजी भी करीब 9% फिसला। अप्रैल में अच्छी बिक्री के बावजूद रफ्तार नहीं पकड़ सके ऑटो शेयर्स। टाटा मोटर्स, आइशर, एमएनएम, अशोक लीलैंड और हीरो मोटो की बिक्री बढ़ी। लेकिन मारुति, बजाज ऑटो के सेल्स में गिरावट। आज करीब 1% नीचे है निफ्टी ऑटो इंडेक्स। और आ जाएंगे एचडीएफसी के नतीजे। 4% बढ़ सकता है मुनाफा। नेट इंटरेस्ट इनकम में 7% की बढ़त संभव। वहीं ब्रिटानिया के प्रॉफिट पर दिख सकता है दबाव। कच्चे माल की बढ़ती कीमतों की मार्जिन पर असर। बाजार में एक बार फिर से दबाव बन गया है। बीच में थोड़ा सा रिकवरी मार्केट में हुई थी, लेकिन इस वक्त देखिए आप तो 100 पॉइंट से ज़्यादा निफ्टी गिरी है। 17,000 के नीचे आ गया है फिर से एक बार। और बैंक निफ्टी लगातार कोशिशों के बावजूद भी 36,000 के ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो दोनों ही इंडाइसेस रेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। सेंसेक्स इस बीच 320 पॉइंट कमज़ोर है। एडवांस डिक्लाइन में अभी भी गिरने वाले शेयरों की संख्या 2000 के करीब है, यानी रेशो गिरने वालों के पक्ष में है। सेक्टोरली कौन से सबसे ज़्यादा कमज़ोर यहाँ पे देख रहे हैं, तो जैसे हेडलाइन में हमने आपको बताया कि ऑटो शेयर्स में तगड़ी गिरावट है। निफ्टी ऑटो इंडेक्स में 15 के 15 शेयर लाल निशान में काम कर रहे हैं। और निफ्टी आईटी इंडेक्स में भी 10 के 10 शेयर रेड में है। बैंक निफ्टी में वीकनेस है, तो जो टॉप बैंक है वहाँ पे प्रेशर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। पीएसयू बैंक खास तौर पे कमज़ोर है। 12 में से 11 पीएसयू बैंक्स में वीकनेस देखने को मिल रही है। तो बाजार की तस्वीर थोड़ी सी इस वक्त कमजोरी की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। टॉप लूजर्स में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में टॉप लूजर आइशर मोटर्स है, करीब 4% कमजोर है। एसबीआई लाइफ, बजाज ऑटो, विप्रो के नतीजे अच्छे नहीं थे, इसलिए बाजार में पसंद नहीं किया, वहाँ भी गिरावट है। और इंडसइंड बैंक में सबसे ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है। नतीजों के बाद एक बेहतरीन प्रदर्शन इसने यहाँ पे दिखाया। तो इंडसइंड बैंक, कोल इंडिया, आईटीसी, पावर ग्रिड, डिवीज लैब जैसे शेयर्स में थोड़ी थोड़ी बढ़त है। और कमजोरी में एसबीआई लाइफ, आइशर मोटर्स, अपोलो हॉस्पिटल्स, विप्रो और बजाज ऑटो सबसे आगे देखने को मिल रहे हैं। प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश गाबा सर, निफ्टी कुछ राहत देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर बार बार प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। 17,000 के ऊपर टिक नहीं पा रहा है सुबह से। तो क्या राय बन रही है आपकी इस वक्त निफ्टी पे? बस वही रहेगी, 17,000 के ऊपर टिक नहीं रहा है। गुड आफ्टरनून टू यू। जब तक कि 17,050 जो आज का हाई पार नहीं करता, तब तक मेरे ख्याल से बाइंग नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट जो लो से अपमूव होता है, ये लग रहा है कि रिएक्टिव अपमूव। ऊपर तो गया है, लेकिन लगता है ये थका हुआ ऊपर गया हुआ है। निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, दोनों में स्ट्रक्चर ऐसा लगता है ऊपर तो गए लेकिन थके हुए हैं। तो आज का हाई पार करना जरूरी है, तो अवॉइड कर ले तो अच्छा है निफ्टी बैंक निफ्टी। क्या मीडियम टर्म में भी कमजोरी के संकेत बन रहे हैं क्या? फिलहाल तो मूव तो डाउन है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि आज का लो अगर ब्रीच हो जाता है तो फिर एक अच्छी गिरावट आएगी आते दिनों में, क्योंकि स्ट्रक्चर अब तक स्ट्रेंथ नहीं है, स्ट्रक्चर में वीकनेस है। और वीकनेस में भी जो अपमूव मिला है, रिएक्टिव अपमूव मिला है। इसका मतलब ये कि स्ट्रक्चर अब भी वीक है। ओके गवा जी, डिक्सन टेक्नोलॉजीज में देखिए काफी कमजोरी है वहां पे, और अच्छी खासी पिटाई उसकी हो चुकी है। हालांकि कंपनी सफाई दे रही है कि उसका शाओमी के उस केस से कोई लेना देना नहीं है, जहां पे 5,500 करोड़ उसके जुड़ाए गए हैं। लेकिन स्टॉक में लगातार कमजोरी है, 9% अभी भी नीचे है। और गिरेगा क्या? बिल्कुल ऐसा लगता है कि डिक्सन का जो चार्ट है, हायर टाइम फ्रेम बेसिस पे जब चार्ट देखता हूं, जो बाउंस पे जाता करीब 4,000 से 4,600, उस बाउंस में स्ट्रेंथ नहीं थी। जो आज का मूव मिला है, ये बुरा मूव है। 9% अब डाउन है अभी भी। मुझे लगता है और भी लोअर लेवल देखेंगे, स्ट्रेंथ नहीं है। 4,000 का एक आंकड़ा है आसपास, वहां पर संभल जाएगा। क्यों संभले? मुझे लगता है तो वीक है, यहाँ पे लगातार कमजोरी बनी हुई है गावा सर। लेकिन कुछ शेयर्स में मजबूती है। इंडसइंड बैंक नतीजों के बाद एक बाउंस दिखा रहा है। कोल इंडिया ने 200 को पार कर दिया था, लेकिन वहां से पिछले दिनों गिरा और आज फिर संभलने की कोशिश कर रहा है। तो पहले इंडसइंड में बनाइए, क्या कुछ किया जा सकता है इंडसइंड में?
बिल्कुल। कौन है इंडसइंड बैंक? सुबह मेरा कॉल था, बहुत बढ़िया है, 980 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और दिल से 1000 का जोन है, पार कर लिया है। ये पहली बार काफी समय के बाद 3 डिजिट टू 4 डिजिट हुआ है। अगर आज 1000 के ऊपर रह जाता है तो स्ट्रक्चरली एक इंप्रूवमेंट आ जाएगी। फिर ये कह सकते हैं कि फिर हायर जोन देखेंगे आते दिनों में। मैं डिस्क्लोज करना चाहूंगा, इंडसइंड बैंक मेरे आईपीओ प्री आईपीओ से मेरे पास है, मेरी होल्डिंग्स है। और कोल इंडिया की बात करें, यस, कोल इंडिया में भी एक अपमूव मिला है करीब 180 के आसपास, लेकिन इसमें थोड़ी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। हो सकता है एक अपमूव मिले, 195 का टारगेट पॉसिबल है, प्योरली ट्रेडिंग बैट। 180 टू 183 का स्टॉप लगा कर चले तो ठीक। अगर दोनों में से मुझे सिर्फ एक चुनना पड़े तो इंडसइंड बैंक में स्ट्रेंथ नजर आती है और कोल इंडिया में रिएक्टिव अपमूव है। ओके, स्ट्रेंथ नज़र आती है इंडसइंड बैंक में, जहाँ पे वो देख सकते हैं इसको। ऑटो स्टॉक्स भी गाबा जी आज काफ़ी गिर गए। इस पैक में कोई और है जो शॉर्ट या लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी दे रहा हो? हीरो, बजाज, आइशर? सुबह मैंने मारुति शॉर्ट दिया था, वो अब भी वीकनेस है इसमें। मैं कहूंगा कि आज का हाई स्टॉप अगर चले 7760 का, और डाउन साइड पॉसिबल है 7500 देख सकते हैं मारुति में। ओके, तो कुल मिला के तस्वीर बहुत अच्छी नहीं है इस वक्त। मार्केट में एक प्रेशर बना हुआ है और एक रिजल्ट आया, ब्रोकेज कंपनी है 5 पैसा कैपिटल, और नतीजे इनके जो है थोड़े से इनलाइन कह सकते हैं आपकी। उस तरीके से कंपनी ने अपने नतीजे पेश किए। 88 करोड़ का रेवेन्यू इसमें क्लॉक किया है कंपनी ने। तो आगे का क्या दिशा बन रही है, आगे क्या रास्ता बन रहा है, इस पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं कंपनी के सीईओ प्रकाश गगडानी जी। प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पे। पहले तो एक नज़र हमें बताइए कि नतीजों में आपका जो प्रॉफिट है वो काफ़ी गिरा है, क्या वजह थी उसकी? गुड आफ्टरनून, धन्यवाद। पहले तो आपने मुझे अपने शो पे बुलाया। यदि आप हमारे क्वार्टर का रिजल्ट देखेंगे तो हमारा प्रॉफिट बढ़ा है। यदि आप सीक्वेंशियली देखें तो पिछले क्वार्टर में हमने 80 करोड़ की टॉप लाइन दी थी और इस क्वार्टर में हमने 88 करोड़ की टॉप लाइन दी है, जो कि 10% ज्यादा है। पिछले क्वार्टर में मुनाफा सिर्फ 1 करोड़ का था, जो बढ़ के अभी 5 करोड़ हुआ है। यदि आप सालाना रिजल्ट देखेंगे तो हमारा जो रेवेन्यूज है वो 53% हमने ग्रो किया है, 197 से 297 करोड़, और हमारा प्रॉफिट मोर और लेस सेम रहा है। इसका रीजन ब्रॉडली ये रहा है कि हमने मई 2021 में फंड रेज किया था अराउंड 250 करोड़ का, और वो फंड रेज करने का हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हम इसका इन्वेस्टमेंट हमारी नेक्स्ट ग्रोथ के लिए करेंगे। तो टेक्नोलॉजी, एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग, रिक्रूट करना लोगों को। तो हमारा जो 2 से 3 क्वार्टर गए वो हमारे इन्वेस्टमेंट के क्वार्टर गए, जहां हमने टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया, लोगों को रिक्रूट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया, नया डेटा सेंटर बनाया, ब्रांडिंग और एडवर्टाइजिंग में खर्चा किया। तो ये पूरा हमारा इन्वेस्टमेंट का फेज था, जो अब मोर और लेस पूरा हो चुका है। और इस वजह से अब जो आपको प्रॉफिट में ग्रोथ दिखेगी वो इस वजह से है कि अब उसका रिजल्ट आना शुरू हुआ है। तो मुझे लगता है रिजल्ट मोर और लेस अच्छा रहा है। आप यदि देखिए तो पिछले 1 साल में हमने हमारे कस्टमर बेस को डबल कर दिया है। हम 7-8 लाख 12-13 लाख कस्टमर बेस पे थे, अब हमने इस साल जो क्लोज किया है वो ऑलमोस्ट 27,40,000 कस्टमर हैं। तो हमने पूरा कस्टमर बेस डबल हो गया, हमारा टर्नओवर डबल हो गया, हमारी रेवेन्यू में 53% की बढ़ोतरी आई है। तो मोटा मोटा मुझे लगता है कि ये साल अच्छा गया है और आने वाले साल के लिए भी मैं बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ। आने वाले साल के लिए बहुत ऑप्टिमिस्टिक है सर। ये जो अदर इनकम भी आपकी थी, अदर एक्सपेंसेस, वो बहुत ज़्यादा बढ़े, जिसको आप करें कि ब्रांडिंग में बहुत खर्च किया, ये वही सारे खर्चे हैं? और टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा हमने इन्वेस्टमेंट किया है। तो हमारी जो डिजिटल टीम थी, जो मात्र 70-75 लोगों की थी, वो अब 200 लोगों की टीम हो गई है। हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा किया है, जो हमारा सालाना खर्चा कुछ 10-12 करोड़ के आसपास होता था, वो इस बार ऑलमोस्ट 40 से 42 करोड़ के आसपास का खर्चा हुआ है। तो ये इन्वेस्टमेंट जो हमारी टेक्नोलॉजी और एडवर्टाइजिंग में थी, ये वो एक्सपेंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो टॉप 5th ब्रोकर हैं आप सर, और क्लाइंट एडिशन भी आपने खूब किया है इस बीच, लेकिन मार्केट की स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ा रही है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जो जिस सेगमेंट के लिए आपने बहुत सारे क्लाइंट जोड़े हैं, वो कहाँ पे ज़्यादा जुड़े हुए हैं? सर्विसेज के लिए या जो डेली ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर्स में उनके लिए, और किस तरीके की उनको आप जो नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं वो सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं? देखिए, मैक्सिमम जो कस्टमर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं वो छोटे निवेशक होते हैं जो कैश मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, डिलीवरी में इन्वेस्ट करते हैं, और उसमें से कुछ परसेंटेज ऑफ कस्टमर होते हैं जो थोड़े से
एडवांस्ड होते हैं, जिनको थोड़ी मार्केट की नॉलेज ज्यादा होती है, वो डेरिवेटिव्स में जाते हैं। बट ज्यादातर लोग जो है वो कैश मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, मार्केट वोलेटाइल है, थोड़ा साइडवेज है। कुछ लोगों का परसेप्शन है कि शायद बाजार नीचे होगा, बट आप ब्रॉडली आप देखें तो एक नया सिलसिला शुरू हुआ है पिछले 2 साल से, जहां रिटेल इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में आना चाहता है, निवेश करना चाहता है और लॉन्ग टर्म पे निवेश करना चाहता है। तो यदि आप एसआईपी के इन्वेस्टमेंट देखें तो हर महीना दर महीना इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट होती है इवन स्टॉक्स के अंदर, वो भी बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि ये ट्रेंड है जो कंटिन्यू रहेगा और अब और तेजी से बढ़ेगा। हो सकता है कुछ टाइम पे ये मार्केट के सेंटिमेंट्स के अनुसार ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, बट एक ट्रेंड अच्छा है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, क्योंकि एक ट्रेंड जो इन्वेस्टमेंट वाला है वो अच्छा है। दूसरा, हम जो मैंने आपको कहा टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट, हम हमारा प्लेटफॉर्म जो हमारा मोबाइल ऐप है, हम मोबाइल ऐप फर्स्ट कंपनी है। हमारा 80 से 82% रेवेन्यूज टर्नओवर सब मोबाइल ऐप पे होता है। तो हम पूरा मोबाइल ऐप हमारा रिवैम्प कर रहे हैं, जहां से हर टाइप का कस्टमर होगा। यदि वो छोटा कस्टमर है, वो म्यूचुअल फंड कस्टमर है, वो सिर्फ ऐसा कस्टमर है जो ETF में इन्वेस्ट कर रहा है या जो डेरिवेटिव में कर रहा है, वो हर क्षेत्र के इन्वेस्टर को केटर करने वाला मोबाइल ऐप होगा। तो ऐसी हम कुछ चेंजेस ला रहे हैं ताकि इन्वेस्टर्स को निवेश करने में आसानी हो। प्रकाश जी, एक चीज बताइए, आपने कहा कि आपके पास कैश सेगमेंट वाले लोग ज्यादा आते हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, छोटे छोटे इन्वेस्टर। तो इससे तो बहुत वॉल्यूम जनरेट नहीं होगा। ज़्यादा वॉल्यूम तो ट्रेडर्स जनरेट करते हैं, ठीक है, डिस्काउंट ब्रोकिंग में है भी आप, लेकिन ज़्यादा वॉल्यूम ज़्यादा बिजनेस तो वहाँ से आएगा ना। तो फिर आप ये एक्सपेक्ट कैसे कर रहे हैं कि आगे आने वाले समय में बहुत आपकी कमाई होगी? देखिए, 2 टाइप के कस्टमर्स हैं। मैंने कहा कि जो आज यदि मैं 100 कस्टमर्स अक्वायर करता हूं तो 75 से 80 कस्टमर जो है वो कैश सेगमेंट में करते हैं। लेकिन जो बाकी जो कस्टमर होते हैं जो डेरिवेटिव में आते हैं, 20 से 25, टर्नओवर डेफिनेटली उनका ज्यादा होता है। हम एवरी डे 1,20,000 से 1,25,000 करोड़ का टर्नओवर करते हैं, विच इज अराउंड 3.1% ऑफ मार्केट शेयर, रिटेल मार्केट शेयर। उसमें से ऑलमोस्ट 90 से 95% जो टर्नओवर आता है वो ट्रेडर से आता है। तो रेवेन्यू डेफिनेटली ट्रेडर पे है। मैंने ये कहीं नहीं कहा कि हमने ट्रेडर्स के लिए फोकस नहीं किया, रादर हम ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जो ट्रेडर्स को वो सारी डेटा, सारे इंफॉर्मेशन दे सके जो उनको बाकी जगह नहीं मिलता है। बट एक लार्ज सेक्शन है जो कस्टमर का है, जो कैश मार्केट में करता है, तो उनके लिए भी ये प्लेटफॉर्म सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। ये प्लेटफॉर्म उनको इंफॉर्मेशन देगा, उनको हेल्प करेगा। दूसरा, आप देखें जो रेवेन्यू आती है ट्रेडर से, लेकिन एक जर्नी होती है जहां पे आदमी शुरू करता है छोटे इन्वेस्टमेंट से और धीरे धीरे ऊपर आता है। जब तक आप वो जर्नी पूरी नहीं बनाते, आपके यहाँ पे कस्टमर नहीं रहेगा, वो दूसरी जगह चले जाएगा। तो ये पूरी लाइफ साइकिल होती है जिसको हम हर स्टेज पे केटर करते हैं और वहां से फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमको रेवेन्यूज आती है। तो ये जो, ठीक है, आप क्वेश्चन को थोड़ा सा उधर फोकस कर दीजिए। फोकस अभी भी ब्रोकर का, ट्रेडर्स पे ही है। इन्वेस्टर आ रहे हैं तो ठीक है। तो ये जो 15-20% इन्वेस्टर आते हैं वॉल्यूम लेकर के, इनको भी आप धीरे धीरे इधर ले आते हैं क्या, समझा के, सिखा के कि देखो ट्रेडिंग में भी अपॉर्चुनिटीज बनती हैं? बिल्कुल, हम हमारे मोबाइल ऐप के द्वारा हम ट्रेडिंग आइडियाज देते हैं। हमारा एक प्लेटफॉर्म है फिनस्कूल, जहां पे हम पूरे ट्रेडिंग रिलेटेड जितनी भी कॉन्सेप्ट्स होती हैं, टेक्निकल एनालिसिस हो गया, डेरिवेटिव की स्ट्रेटेजीज हो गई, इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं, वीडियोस बनाते हैं जो प्योर ट्रेनिंग के होते हैं। हम स्ट्रेटेजीज देते हैं। हमारा एक एल्गो ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है जहां पे हम API के द्वारा हम सारे ट्रेडर्स को केटर करते हैं जो खुद अपनी स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हैं। हमारे ओपन API का प्लेटफॉर्म है जो फ्री है, हम कोई उसमें पैसा चार्ज नहीं करते, जो ट्रेडर के लिए है। तो हम ऐसी बहुत सारी चीजें करते हैं जो ट्रेडर्स को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। तो ये जो इन्वेस्टर, ये मतलब इनका क्या परसेंटेज होता है कि जो ट्रेडर बन जाते हैं कुछ समय बाद, ये अच्छा टर्नआउट मिलता है आपको? बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि 20 से 25% कस्टमर जो हैं वो ट्रेडिंग की तरफ जाते हैं और बाकी जो है वो इन्वेस्टमेंट और डिलीवरी इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में ही अपना फोकस रखते हैं। ओके, तो ये इंटरेस्टिंग बात आपने बताई कि मुझे कि वो लोग धीरे धीरे आते हैं, जर्नी कंप्लीट करते हैं और फिर वो ट्रेडिंग की तरफ जाते हैं, जो कि मेन फोकस होना चाहिए किसी डिस्काउंट ब्रोकर का, क्योंकि वहीं से आपको वॉल्यूम और जनरेट करते हुए मिलेंगे। प्रकाश सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये जानकारी देने के लिए, और शुभकामनाएं अगले क्वार्टर्स के लिए। हम लोग फिर से बात करेंगे जब देखेंगे कैसे नतीजे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। 5paisa.com का स्टॉक दिखाइए। इस वक्त जो ट्रेड कर रहा है 343 रुपए पे,
करीब 4% वीक है यहाँ पे, तो ठीक है, नतीजों के आधार पर कर रहा है। प्रकाश सर जुड़े हैं क्या हमारे साथ? गावा सर, 5paisa.com क्या राय बन रही है आपकी? सबसे पहले ये बताऊंगा, ये 5paisa.com पर सबसे पहले मैंने लिखा था, 5paisa.com पर ही लिखता था अपनी एनालिसिस स्टॉक वीक। जी हाँ, फर्स्ट चॉइस, ये 2000 के पहले की बात है। अरे वाह। हाँ, तो मुझे स्टॉक वीक नजर आता है, स्ट्रेंथ नजर नहीं आती। जब तक ये 400 पार नहीं करता तब तक स्ट्रेंथ दिखेगी नहीं, तो है तो वीक स्टॉक। 5paisa.com, यस, मुरली आयर एक मार्केटिंग मैनेजर थे, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था और मैंने 5paisa.com पर लिखता था। अरे वाह, क्या बात है, ये गावा जी नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, लिखा था उस पर। बट एनीवे, कंपनी जो है कोशिश कर रही है, 5वीं इस देश की सबसे बड़ी डिस्काउंट ब्रोकिंग की कंपनी है, और जो कोशिश कर रही है कि अपने आप को वो री इन्वेंट करें टेक्नोलॉजी के जरिए, क्योंकि वहीं से सब कुछ आजकल चेंज हो रहा है। तो कंपनी ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी करेगी। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से लौट के फिर और बाजार की बातें करेंगे। स्वागत है एक बार फिर से आपका नो योर कंपनी में, और 100 पॉइंट के करीब नीचे, लेकिन 17,000 से ऊपर। ये ज़बरदस्त खेल चल रहा है, 17,000 को डिफेंड करो, 17,000 के नीचे 17,000 को डिफेंड करो। वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, जहाँ पे हम लोग सुबह चर्चा करें लगभग वहीं पे है, क्या कह रहा है आपका डेटा? कुछ अंदाज़ा लग रहा है कि किधर का रुख करने का मूड है इसका? डेटा वालों ने 17,000 की कॉल भी बेची हुई है, पुट भी बेची हुई है। तो अगर आप उनका रुख मान के चलें तो ये बाजार 330 तक यहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। चाहे तो आप मुझसे 330 पर यहाँ पे दोबारा हैंड ओवर ले सकते हैं नीरज जी। और उधर 36,000 पे भी यही है क्या? हाँ, 36,000 पे भी, 36,000 पे भी यही है। 36,000 की कॉल बेची हुई है, पुट बेची हुई है। यानी बेचने वाले को भी डर लग रहा है, खरीदने वाले को डर लग रहा है। कल की छुट्टी है, इसलिए सब रिजर्व है नीरज जी। लेकिन डाउ फ्यूचर तो आपका कह रहा है कि ऊपर जाएंगे अब, तब क्यों डर लग रहा है? नहीं, तो वो बेचने वाले को परेशान कर रहा है नीरज जी, वो बेचने वाले को परेशान कर रहा है। तो मैं इसलिए कहूंगा कि इंडेक्स को छोड़ दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल भी हाथ मत लगाइए। हाँ, एक दो बहुत स्ट्रांग पॉकेट्स हैं, उन पे ध्यान देंगे हम आज क्लोजिंग में। एक दो स्ट्रांग पॉकेट है जहां ध्यान देंगे, और मार्केट वाकई बहुत परेशान और थकाने वाला है, जिसमें कोई ट्रेंड, कोई रुख बनता हुआ दिख नहीं रहा है। और कुछ स्टॉक्स बहुत, जैसे डिक्सन टेक्नोलॉजी हम लोग चर्चा करें तब 10% से ज़्यादा नीचे गिर चुका है वो, और डॉक्टर लाल पैथलैब में भी तगड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। एक स्टॉक और देखिएगा, नतीजे खराब आए थे, 19% नीचे है सोलारा एक्टिव, ज़बरदस्त गिरावट है। आरपीजी लाइफ साइंसेज 10% नीचे है, थायरोकेयर 4% नीचे है। ये वो स्टॉक्स हैं जिनके नतीजे कमज़ोर आए, और स्टॉक की तगड़ी पिटाई वहाँ पे होती हुई देखने को मिल रही है। आंध्रा सीमेंट, पता नहीं छोटी सी कंपनी है, आरपीजी, डिक्सन, इन सब में अच्छी खासी गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। बहुत थोड़े से शेयर हैं जो ऊपर हैं, और वो सुबह से ही ऊपर हैं, जिसमें से टाटा केमिकल और कैनफिन होम्स, इंडसइंड बैंक जैसे कुछ शेयर्स आप यहाँ पे कह सकते हैं तेज़ी के। लेकिन चलिए, वीरू आपको ट्रेड कराएंगे अगले 1-1.5 घंटे, बताएंगे कि इस थकान का रुख किधर की तरफ जाएगा और कौन कौन से स्टॉक्स हैं जहाँ पे आपको स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। लेकिन वाकई मार्केट जो है ना, बहुत इस वक्त आपको जो है थकाने वाला ही दिख रहा है। डाउ फ्यूचर्स को चाहे देखें या चाहे आप अपनी निफ्टी को देखें, 17,000 पे बिल्कुल फोकस बनाए रखिए, वहीं पर रहेगा 17,000। चलिए एक छोटा सा ब्रेक। 17 वैसे बहुत खतरनाक नंबर होता है। छोटा सा ब्रेक के बाद फिर वीरू के साथ स्टडी समझिएगा।